Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने स्लेटर रूल, शील्डिंग इफेक्ट और ये सब कुछ हमने सीखा था। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे थे न्यूमेरिकल्स और आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो ये शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने देखा है, तो उसका ट्रेंड क्या रहता है पीरियोडिक टेबल में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड का मतलब है कि वो किस तरीके से वेरी करेगा। एक पीरियड में अगर हम मूव करें तो एलिमेंट्स का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर हम एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट्स का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, किस तरीके से वो वेरी करेगा। सो द टॉपिक इज़ ट्रेंड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ENC क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल। सो सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इन ए पीरियड, एक पीरियड में किस तरीके से वेरी करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड स्टार और जेड इफेक्टिव वी कैन राइट इंक्रीजेज रैपिडली अलोंग अ पीरियड। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है एक पीरियड में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्या करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा और अप्रोक्सीमेटली कितना इंक्रीज़ करता है? 0.65। जैसे जैसे हम 1 बाय 1 मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 इंक्रीज़ करता है अप्रोक्सीमेटली। जैसे नीचे एग्जांपल देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये एलिमेंट्स आपको दिखा रखे हैं। ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ दिखा रखा है 1.3 है, बेरिलियम का 1.95 है, बोरोन का 2.6 है, कार्बन का 3.3 है, नाइट्रोजन का 3.9 है, ऑक्सीजन का 4.6 है, फ्लोरीन का 5.2 है, नियोन का 5.9 है। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना इंक्रीज़ कर रहा है? 1 बाय 1 0.65 इंक्रीज़ करता जा रहा है। हालांकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 1 यूनिट इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना होना चाहिए? 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, इस तरीके से। पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव की अगर हम बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो कितना होगा? 1.3, 1.95 इस तरीके से रिस्पेक्टिवली रहेगा। क्लियर है? तो ये कितना इंक्रीज़ कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली 0.65 पर स्टेप इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं एक पीरियड के अंदर तो शेल जो है वो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते जा रहे हैं और कितना इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे? 0.65 इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेंड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज़ कर रही हैं, साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करने की वजह से वो ज़्यादा शील्ड कर पा रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहे आप ग्रुप में जाओ चाहे आप जो है पीरियड में जाओ, मूव क्या होगा? वो इंक्रीज़ करेगा। क्लियर हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज इंक्रीजेज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ग्रुप फर्स्ट के यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 1.3, सोडियम का 2.2 है, पोटेशियम का भी 2.2 है, रुबीडियम का भी 2. सीजियम का भी 2.2 है। आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है वो नेक्स्ट शेल में ऐड होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो साथ ही साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है वो बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है अलोंग ए ग्रुप। जबकि पीरियड में हमने देखा था वो किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा था? रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था, अप्रोक्सीमेट 0.65 का। जबकि ग्रुप में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, बिल्कुल आराम से इंक्रीज़ हो रहा है। सो फाइनली वी कंक्लूडेड दैट कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक पीरियड में वो अच्छे से इंक्रीज़ करेगा, रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। देखो लिखा हुआ है ना रैपिडली, और ग्रुप में वो जो है स्लोली इंक्रीज़ करेगा। अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, देखो कोई खास इंक्रीज़ बाद में भी नहीं हो रहा, हम चेक करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस।
एटॉमिक रेडियस क्या होती है, किस तरीके से वेरी करेगी एक ग्रुप में एक पीरियड में, किस तरीके से कैसे वेरिएशन आएंगे, वो सारा कुछ हमने इसमें देखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इसमें हमारे हेल्प करेगा वेरिएशन बताने में एटॉमिक रेडियस के। तो पहले हम सीखते हैं एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होता है क्या है। देखो नाम से सीखेंगे, बिल्कुल हम ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे। सो एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ एटम, हम सिंपली क्या कहेंगे इसको, इट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम की रेडियस को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब ये मीनिंग क्या है एटॉमिक रेडियस का, मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान से, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है कोई, ठीक, किसी एटम का न्यूक्लियस है, और ये इसके अराउंड जो है शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, इस तरीके से बहुत सारी शेल होती हैं। ओके, तो इन शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। तो इस न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो ये डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। सिंपली शब्दों में हम क्या कह रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में, रेडियस ऑफ एन एटम, एक एटम की रेडियस। और रेडियस से मीनिंग क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ये जो डिस्टेंस हमने बनाया है इधर, दिस इज एटॉमिक रेडियस। यही क्या है, एटॉमिक रेडियस है। अब एक्चुअली जो लास्ट शेल की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, अब वो शेल कोई भी हो सकती है, कितनी भी पास कितनी भी दूर हो सकती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्फिनिटी पे, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये कोई श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 टाइप की रेडियस को डिस्कस करते हैं, जैसे मेटेलिक रेडियस हो गया, या वंडरवाल रेडियस हो गया, या कोवेलेंट रेडियस, इनको हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम इनको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले है मेटेलिक रेडियस। द मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस मतलब जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट हमारा मेटल है, और मेटल जो बनता है वो एक शीट की अगर हम बात करें, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो वो अपने ही अब जो शीट है पूरी मेटल की, उसमें क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करके रखता है। तो वहाँ पे मेटल आयन जो है कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नेबरहुड, पास के नज़दीक वाले जो आपके मेटेलिक कैटायन होते हैं, उनके सेंटर के डिस्टेंस का अगर हाफ हम कर देते हैं तो हमें मेटेलिक रेडियस मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द मेटेलिक रेडियस इज हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स इन द सॉलिड। एक सॉलिड की अगर हम बात करें या एक मेटल की अगर हम बात करें हैं, तो उस सॉलिड के अंदर जो ये, या मेटेलिक शीट की अगर हम बात करें, उसमें आपस में जो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के पास हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसका हम हाफ कर देते हैं तो वहाँ से मेटेलिक रेडियस हमें मिलता है। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक मेटल की शीट है, और इसमें बहुत सारे जो हैं सोडियम के एटम, इस तरीके से बना लो आप। लेटेस्ट से हम सोडियम मेटल की बात करें या आयरन की बात कर लो, चलो ये आयरन मेटल की शीट है, और इसमें जो बीच में स्पेस है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आयरन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दो जो ये नेबरहुड, नज़दीक वाले, कोई भी दो उठा लो नज़दीक वाले, जो इन न्यूक्लियाई के सेंटर से जो डिस्टेंस है, उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे मेटेलिक रेडियस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मेटेलिक रेडियस मिल जाता है। सेकंड इज द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कब आएगी, जब वहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड से। और कोवेलेंट बॉन्ड हम सीख चुके हैं 10th क्लास में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। नॉन मेटल्स जनरली हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में, कि जनरल प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल हमने कहा था कि वो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली बनाते हैं। सो द कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज द हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स इन द सॉलिड विच आर, कैसे न्यूक्लियाई, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। तो दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच के जो
न्यूक्लियाई हैं उनका डिस्टेंस और उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वहाँ से कोवेलेंट रेडियस हमें मिलता है। नाउ द आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस क्या होती है? जैसे हमने एटॉमिक रेडियस की बात करी, रेडियस ऑफ एन एटम, सो आयोनिक रेडियस भी क्या होगी? रेडियस ऑफ एन आयन, एक आयन की रेडियस को हम बोलते हैं आयोनिक रेडियस। और आयन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के बनेगा आयन या इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा आयन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस से बनता है कैटायन और इलेक्ट्रॉन गेन से बनता है एनायन बनता है। क्लियर है? तो उस टाइम पर न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस आयन के लिए, तो वो उसकी आयोनिक रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सो आयोनिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग कैटायंस एंड एनायंस के बीच में। एक अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस है नेबरिंग, उसका अगर हम हाफ कर देते हैं वहाँ से हमें फाइनली क्या मिल जाता है? आयोनिक रेडियस मिल जाती है। हम इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो अभी हम इसको पिक्चर के हेल्प से देखते हैं। जैसे कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है? दो एटम्स आपस में क्या करते हैं? जैसे शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट अस से वी हैव हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इस तरीके से, और ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से, और ये आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और H2 बना लेता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर लिया है? जो ये वाला पार्ट है इनके बीच का क्या हो गया है? शेयर हो गया है। क्या हो गया है? शेयर। अब इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं कि ये पार्ट तो क्या है? इनके बीच का शेयर है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस का हाफ अगर हम कर देते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। क्या मिलेगा? वो कोवेलेंट रेडियस मिलेगा। क्लियर है? ओके, दिस इज़ द कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद मेटालिक रेडियस, तो आप इसमें बिल्कुल नेबर वाले, नज़दीक वाले बिल्कुल मेटल्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है? मेटालिक रेडियस। सिंपली इसी तरीके से सिमिलरली आयोनिक रेडियस की अगर हम बात करें, कैटायन है, कैनायन है, तो कैटायन में तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसके आयोनिक रेडियस को कंसीडर करेगा। दिस इज द आयोनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है क्योंकि वहाँ पे एक कुछ हिस्सा जो है वो शेयर हो जाता है, तो वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एक एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड हम पढ़ेंगे कि पीरियड में या एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस वेरी करती है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इन ए पीरियड। एक पीरियड में क्या होगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड के एलिमेंट की अगर हम बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से जो हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? एक्चुअली वो डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर में, इंक्रीज करने के साथ व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शेल क्या है वहाँ पे सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेल क्या रहेगी? सेम। जैसे हम कह रहे हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो उसमें हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी आएगी? सेकंड आएगी, तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल दो ही शेल है। अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तीन ही शेल आएंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो नंबर ऑफ शेल क्या रहती है? वहाँ पे कांस्टेंट रहती है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हम कह सकते हैं, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा बाय 1, एक एक यूनिट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता रहेगा, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ता रहेगा। लास्ट स्लाइड में हमने चेक करा था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्रोक्सीमेट 0.65 इंक्रीज़ करता है। ओके, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। अगर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ क्या करेगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि शेल क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगी। उसकी वजह से हम कह सकते हैं जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं सेम शेल के अंदर, नंबर ऑफ शेल वहाँ पे कांस्टेंट रह रही है। ओके, तो इसीलिए क्या होगा वहाँ पे? एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो वो डिक्रीज़ करती है। अब इसमें एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है? एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट मूव करते करते। तो अगर हम बात करें
पीरियड में मूव करते करते लास्ट में हमारे पास ग्रुप नंबर 18 आता है, जिसमें नोबल गैसेज हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सभी हैं। ठीक है, अब जो नोबल गैसेज होते हैं, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेज हो रही है, तो किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाती, कोई कोवलेंट या मेटेलिक भी नहीं है ये, तो इनमें होती है वंडरवाल रेडियस। क्या होती है? वंडरवाल रेडियस होती है। वंडरवाल रेडियस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? वंडरवाल मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, तो दूर दूर रहते हैं थोड़े से ये, और जिसकी वजह से साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। वंडरवाल रेडियस की वजह से साइज़ क्या हो जाता है? ज़्यादा। वैसे तो होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ कम होना चाहिए था, तो नोबल गैसेज का साइज़ सबसे कम होना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ द वंडरवाल रेडियस की वजह से, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो ये कुछ बातें जो आपको नोट करते जाने हैं। वैसे जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जा रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता जा रहा है। ठीक है जी, दैट इज़ वाई। नाउ अगर हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम डाउन में मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो साइज़ किस तरीके से वेरी करेगा? तो जब एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज़ करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है? क्या करती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है बेटा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी एटॉमिक रेडियस, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रही है। पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जा रहे हैं तो पीरियड भी चेंज होता जा रहा है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरीके से, और उनकी वजह से नंबर ऑफ शेल क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता जा रहा है एक नेक्स्ट शेल के अंदर, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रही है, और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर रहा है, पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें कोई खास इंक्रीज़ वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। क्लियर हुआ? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या करता है? डिक्रीज़ करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो वो साइज़ क्या करता है? इंक्रीज़। सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पा रहा है आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ इसीलिए साइज डिक्रीज हुआ, पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तब वहाँ पर क्या होता है? साइज इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रही है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रही है, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो नेक्स्ट शेल में ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और साइज़ फाइनली क्या हो रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्लियर हो गया? ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ करता है, तो वहाँ पर जो ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैसेज का, उनका साइज़ सबसे कम होना चाहिए था, पर वंडरवाल रेडियस की वजह से साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है। ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर है? ओके। इसी के साथ एक हल्का सा पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर हम सेकंड ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करें, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये बेरिलियम को भी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आसान लेके यहाँ से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, पहले बोरोन आता है 13 ग्रुप में, फिर 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो लेफ़्ट टू राइट जाते जाते साइज़ डिक्रीज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा साइज़ यहाँ पे बोरोन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? बोरोन का होना चाहिए। उससे कम कार्बन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ये क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, नोट करेंगे भाई। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर एक्चुअली होता क्या है इस ऑर्डर में? बोरोन का साइज सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम कार्बन का, और उससे कम जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है और नाइट्रोजन का कम हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, देखो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है, नाइट्रोजन का कम। ऐसा क्यों होता है?
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, देखो नाइट्रोजन का साइज़ होना तो क्या चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, पर हो जाता है कम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो नाइट्रोजन में लास्ट में आता है Np3 आएगा और ऑक्सीजन में आएगा Np4। अब P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से भरे जाएंगे। तो Np3 तो नाइट्रोजन में इस तरीके से जाएंगे, पर ऑक्सीजन में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो P में 4 आ गए हैं, तो 3 तो इस तरीके से और फोर्थ जो है यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो जो यहाँ पे क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का साइज़ नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल। सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन की, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई थी ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर जाता है, तो जिसकी वजह से साइज़ क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन का इंक्रीज कर जाएगा और नाइट्रोजन का साइज़ कम होगा। क्लियर है। तो ये एक्चुअल ऑर्डर कौन सा है, जो लास्ट में लिखा है, बोरोन का साइज सबसे ज़्यादा, उससे कम कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन का होना चाहिए था, पर ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का इन सब में से, इनमें से सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।